अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 6 फरवरी 2026 है। इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट से मुतालिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चीफ जस्टिस जनाब याहिया खान को झिंझोड़ा है और उनको याद दिलाया है कि आपसे ज्यादा ताकतवर एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज है, जो कि मातहत अदालत का जज समझा जाता है, जबकि आप तो अपने साथ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का लेबल लिए बैठे हैं। तो आपकी बस जो है वो क्यों नहीं चल रहा है इमरान खान के मेडिकल रिपोर्ट्स के मामले पर। एक याददाश्त जमा कराई है पीटीआई ने, उसका मतन मैं आपको जरूर बताऊंगी और उसको पढ़कर ये पता चलता है कि इमरान खान को आंख में तकलीफ अभी से नहीं थी बल्कि काफी अरसे से थी, और उस आंख में तकलीफ के मामले को किस तरह से दबाया गया इमरान खान को सिर्फ इस खौफ से कि उनको अडियाला जेल से पिम्स ना लाना पड़े, किसी अस्पताल मुंतकिल ना करना पड़े। क्या कुछ किया गया, तमाम तर चीजें याददाश्त में लिखी गई है, उसको आपके गोशगुजार करूंगी। सेकेंडली हम ये बात करेंगे कि सुहेल आफरीदी को नाअहल करने की मुकम्मल तैयारी पकड़ ली गई है। उनके खिलाफ जो महाज तैयार किया जा रहा है वो झूठा है, लेकिन ये एक नया पैटर्न है और इस नए पैटर्न के तहत मजीद कितने लोगों को सजाएं मिल रही है, इससे मुतालिक भी हम ब्रीफली बात करेंगे। आखिर में हम ये गुफ्तगू करेंगे कि एक जानिब लाहौर में बसंत का जश्न शुरू हो चुका है, तो दूसरी जानिब उस पर तनकीद का बाजार भी गर्म है। क्या तनकीद करने वाले दुरुस्त हैं? इस टाइम पर वाकई बसंत होनी चाहिए थे या नहीं होनी चाहिए थी? और फिर तनकीद हो क्या रही है? खासतौर पर बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तनकीद क्या है? इससे मुतालिक आपको तफसीलात बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो उनकी थोड़ी बहुत क़यादत यहाँ पर मौजूद होती है इस्लामाबाद में, वो आए और उन्होंने आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान की सेहत को लेकर एक याददाश्त जो है वो चीफ जस्टिस को जमा करवाई। बेसिकली ये सिर्फ पीटीआई नहीं थी, ऑपोजिशन थी, अल्लामा नासिर अब्बास भी थे। और यहाँ पर जब वो एक टोकन ऑफ जिसे कहते हैं ना प्रोटेस्ट, वो किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो उसके बाद जो याददाश्त जमा करवाई गई चीफ जस्टिस के चैम्बर में, गो के चीफ जस्टिस तो छुट्टी पर गए हुए हैं, तो वो याददाश्त जमा करवाकर चीफ जस्टिस को याद दिलाया गया कि हजूर जो मामला हम आपके सामने लेकर आए हैं इट्स कंसर्निंग, आपने हमसे वादा किया था कि आप एक यकीन दहानी करवाई थी कि आप हुकूमत से लेकर हमें मेडिकल रिपोर्ट्स दे देंगे, लेकिन आपके रजिस्ट्रार जो है वो ये फरमाते हैं कि हमने तो सिर्फ कहा था, हम हुकूमत को हुक्म तो नहीं दे सकते, कोई दरख्वास्त तो पीटीआई लेकर नहीं आई थी, तो एक इनफॉर्मल सी चीज थी, हमने भी इनफॉर्मली गवर्नमेंट को कह दिया। गवर्नमेंट में कौन है? अटॉर्नी जनरल को कह दिया। अटॉर्नी जनरल कहाँ है? इस वक्त मुल्क में नहीं है। जो चीफ जस्टिस याहिया खान खुद कहाँ है? इस वक्त कोर्ट में नहीं है। तो मामलात कुछ इस तरह से चल रहे थे, लेकिन पीटीआई ने जो याददाश्त जमा करवाई उसमें काबिल जिक्र बात यह है कि पीटीआई ये कहती है कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो कि एक लंबे अरसे से जेल में है, खासतौर पर इमरान खान जो 5 अगस्त 2023 से जेल में है, और आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो 6 फरवरी 2026 है। तीसरा साल शुरू हो चुका है इमरान खान की जेल का, बल्कि आधा हो चुका है। 2.5 साल से जो इमरान खान जेल में है, उस जेल के अरसे के दौरान इमरान खान तंदुरुस्त रहे, उनको कभी कोई बीमारी नहीं हुई। छोटी-मोटी बातें, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ डिपिक्ट करने की कोशिश की। बाकायदा तौर पर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें आती रहीं कि चूँकि इमरान खान जो है वो शायद किसी नशे के आदी हैं, तो वो जेल में नहीं रह सकेंगे, वो जेल में भी रहे। उसके बाद ये बातें आती रही कि इमरान खान किसी न किसी ग्राउंड पर जेल से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, उन्होंने निकलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ये बात हुई कि जी इमरान खान के कान में एक सायरन जैसी आवाज़ आती है। उस बात पर भी ये तशख़ीस हुई कि इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई ज़्यादा मेडिकल चेकअप की ज़रूरत नहीं है, आई एम फिट एंड फाइन। वो जेल में रहे, जेल में वो अपनी एक्सरसाइज़ की मशीनें जो है वो उन्होंने मंगवाई, काफ़ी अरसे तक ये तनाज़ा रहा। उसके बाद वो जेल में फिट रहे। आँख में तकलीफ का मसला 2 रोज़ कबल जब मंगल को मुलाकात हुई थी बुशरा बीबी के अहले खाना के से उनकी 2 महीने के बाद, यानी 4 नवंबर 2025 के बाद बुशरा बीबी के अहले खाना को जब फर्स्ट टाइम उनसे दोबारा मिलवाया गया इस साल में जनवरी में, तो बुशरा बीबी ने ये बताया कि इमरान खान 2 हफ्ते से मुसलसल ये शिकायत कर रहे थे कि उनकी आँख में तकलीफ है। अडियाला जेल के अंदर जो अथॉरिटीज़ है वो इमरान खान का इस मामले पर जो है वो इलाज कराने से नालां थी। फिर जब इमरान खान की तकलीफ बढ़ी, जब उन्होंने कहा कि उनको देखने में, बीनाई में मसला आ रहा है, तो उसके बाद जो है वो अडियाला जेल के अंदर एक जूनियर डॉक्टर को बुलाकर इमरान खान की आँख जो है वो मुआयना करवाया गया। उस जूनियर डॉक्टर ने ये तशख़ीस की कि इमरान खान का कोई मसला बढ़ सकता है, लिहाज़ा ज़रूरी है कि सीनियर डॉक्टर्स को दिखाया जाए या अस्पताल मुंतकिल किया जाए। उसके उसके बाद पिम्स के मेडिकल बोर्ड को बुलाया गया। पिम्स के मेडिकल बोर्ड ने इस बात पर इसरार किया कि इमरान खान की आँख को लेकर अगर किसी भी किस्म का प्रोसीजर है, तो वो अडियाला जेल में मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसके लिए उनको अस्पताल मुंतकिल करना होगा। वो अस्पताल भी आए, अस्पताल आने के बाद एक डिनायल शुरू हो गया असदुल्ला खान साहब की खबर के बाद कि जी इमरान खान नहीं आए हैं, और फिर खुद हुकूमत ने 5 दिन के बाद, यानी 5 दिन के इनकार के बाद इस बात का इकरार किया कि इमरान खान को लाया भी गया, और उसके बाद अब वही हुकूमत ऐलानात कर रही है कि इमरान खान के मज़ीद प्रोसीजर के लिए उनको लाने की ज़रूरत नहीं है अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल या किसी भी अस्पताल।
बात ये उठ रही है और सवाल ये हो रहा है और जिसके लिए आज चीफ जस्टिस को झंझोड़ा भी गया कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर ऐसा क्या है कि हुकूमत ये समझती है कि अब उनको दोबारा अस्पताल नहीं लाना पड़ेगा, लेकिन वो इतनी बुरी हालत में ज़रूर थे कि उनको उस वक़्त अडयाला जेल से लाकर के अस्पताल में मुंतकिल करना पड़ा और वहाँ पर उनका प्रोसीजर हुआ। अब कहानियाँ उससे बहुत सारी निकली जी, इमरान खान को कैसे लाया गया, बहुत सारी मीम्स भी बनी, लेकिन सवाल ये है जो कि संजीदा है कि अगर एक शख्स है, अगर आप उसको प्रिज़न रूल्स के तहत तमाम तर राइट्स दे रहे हैं, तो क्या कबाहत है कि आप उसकी फैमिली से उसकी कम से कम मेडिकल हिस्ट्री या उसकी मेडिकल कंडीशन तो शेयर करें। वो फिट है, वो इस उम्र में यानी 74 इयर्स ऑफ एज इज़ नॉट जस्ट अ नंबर ना, हम ये नहीं कह सकते कि भई एक शख्स उस एज में है तो उसको कोई मसला नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी इमरान खान इज़ फिज़िकली फिट, तो अगर उनको कोई मसला हो ही गया है, तो आप उनके अहल-खाना को बता दें क्या कबाहत है, सिर्फ़ एक कबाहत है। और उस एक कबाहत का नाम है अना, ज़िद, हठधर्मी और अपने ताकत के नशे में चूर हुए रहना। और उसके बाद अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज जब जाकर याद दहानी जमा करवाई तो चीफ जस्टिस साहब मौजूद नहीं थे और फिर 2 हफ्ते से एक शख्स की जो है वो सेहत का कंसर्न है, आप कुछ ना करें। आपके पास कोई अदालती इख्तियार नहीं है, आपकी अदालत पे अदालत बिठा दी गई है, आप तो कुछ नहीं बोले हैं। आप अपने दोस्तों को सुपरसीड करके, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को कंप्रोमाइज़ करके, इस निज़ाम के साथ उसकी झोली में बैठकर यहाँ पर जो है वो मनसब सँभालने को तैयार है, तो कम से कम उस मनसब की इतनी इलाज रख लें कि अगर आपके सामने, आपके अंडर जो ऑब्जर्वेशन जेलें हैं जिनके बारे में आपने आते साथ सारी जेलों का दौरा करके जेल रिफॉर्म्स कमेटियाँ बना दी थी, उन जेल रिफॉर्म्स पर ही गौर कर लीजिए और कम से कम किसी कैदी के मुकम्मल राइट्स उसको दिलवा दीजिए। आपसे ज़्यादा ताकतवर कौन निकला? आपको पता है आज क्या हुआ? इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह, जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 150 की जो क़यादत है या उनके कारकुनान हैं, उनके 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। उन अमजद अली शाह की अदालत के अंदर 2 रोज़ कबल मेडिकल रिपोर्ट्स देने के लिए दरख्वास्त दायर की पीटीआई ने, नहीं दायर की नहीं जो है वो लेकर पेश हुए अडयाला जेल के हुकाम, कोई तफसील नहीं उन्होंने दी, तो जज अमजद अली शाह ने तौहीन अदालत का नोटिस किया और उस तौहीन अदालत के नोटिस के बाद आज सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ना सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीवी से मुतालिक रिपोर्ट लेकर जज अमजद अली शाह की अदालत में पहुंचे, बल्कि वो रिपोर्ट्स जो है जिनको पिछले 1 हफ्ते से मौमा बना दिया गया है इस हुकूमत की जानिब से, निज़ाम की जानिब से, वो जमा भी हो गई। गो कि अभी वो मंजरे आम पर नहीं आई हैं, लेकिन इमरान खान से मुतालिक इतनी बात ज़रूर सामने आई है कि जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जमा करते रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान और बुशरा बीबी को, जो कि कन्विक्टेड हैं, जो मुजरिम जो है वो साबित हो चुके हैं केसेस के अंदर, वो क्या केसेस हैं, कैसे हैं, उसकी कहानी तो आपको सबको पता है, अलग है। उनको जो है वो मुकम्मल तौर पर जेल मैनुअल के तहत और जो जेल रूल्स हैं उनके तहत जो तिब्बी सहूलियात है वो दी जा रही हैं जेल के अंदर। चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान तो इतना भी तलब नहीं कर सके। तो आप इमेजिन करें कि जिस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस के मनसब पे बैठे शख्स से ज़्यादा ताकतवर एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का जज इसलिए हो कि वो अपने हुक्म पर अमलदारी के लिए तौहीन अदालत का नोटिस भी कर सकता है, किसी ताकतवर के अंडर काम करने वाले एक अफसर को तलब भी कर सकता है, फिर उसके ऑर्डर की रिट जो है उसको एक्सरसाइज भी होना होता है और वो हुई भी। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स जो है वो यहाँ पर रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आई, एक यकीन दहानी याद दहानी याददाश्त उन्होंने यहाँ पर जमा करवाई, बाकायदा तौर पर बताया इमरान खान की वही जो पूरे एक इमरान खान की चलती हुई उनके साथ जो सफरिंग आ रही है कि उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं कराई जा रही, लॉयर्स की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, यू कैन नॉट डिनाई अ राइट टू लॉयर, लेकिन किया जा रहा है। फिर उनके रुफ़का की मुलाकात नहीं करवाई जा रही और अब उनको मेडिकल केयर भी जो है वो प्रॉपर नहीं दी जा रही, क्योंकि उनके डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद रहे कई दिन कि वो जाकर के मिल लेते जो है वो इमरान खान से डॉक्टर आसिम यहाँ पर मौजूद थे इमरान खान के हॉस्पिटल से, शौकत खानम से, उसके अलावा एक और जो आई के स्पेशलिस्ट है डॉक्टर खुरम, वो यहाँ पर मौजूद थे, लाहौर से आए थे, मुकीम थे कि शायद इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी जाए, नहीं दी गई। तो ये जो है वो हालत इस वक़्त है और आप इमेजिन करें कि इससे पहले कई हमने देखा, हम सुनते रहते हैं ना कि इससे पहले मियाँ नवाज़ शरीफ भी जेल में थे, तो मियाँ शहबाज शरीफ भी जेल में थे और आसिफ अली ज़रदारी भी जेल में थे, वो सब तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुंतकिल हो गए थे। और आप ये देखिए, आप हद ये देखिए कि एस्टेब्लिशमेंट की गमाश्तें आकर टीवी पर बताती हैं कि इमरान खान को मेडिकल ग्राउंड्स पे अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन फिर अगले दिन आकर बताती हैं कि जी वो जो ताकतवर हैं ना, वो बड़े गुस्से में आ गए हैं। तो उनके गुस्से में आने की वजह से अब इमरान खान जो है वो उनको जेल में ही रहना पड़ेगा, उनका जो मर्ज़ी प्रोसीजर होगा वो जेल में ही होगा। गवर्नमेंट के वुज़रा भी यही कहते हैं और उसके बाद ये बताया जाता है कि इमरान खान 2040 तक बाहर नहीं आ रहे। अगले 15 साल आप इमरान खान को भूल जाएँ, अगली पूरी सदी आप इमरान खान को भूल जाएँ। ओ भाई,
रख लें आप इमरान खान को जेल में, आपने अपनी अना की तस्कीन ऑलरेडी कर ली है, आप किसी नुकसान के मुतहम्मिल हो नहीं सकते, लेकिन अवाम के दिमाग आप अब नहीं तब्दील कर सकते हैं। वो बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो अपनी समझ रख चुके हैं, समझ चुके हैं बहुत सारे मामलात को। अब वो इरिवर्सिबल चेंजेज़ है जो कि लोगों में आ चुके हैं, जो शऊर आ चुका है, शऊर की लड़ाई भी जो है वो 2 दिन से चली कि सुहेल आफरीदी ने कह दिया कि मैंने सूबे की आवाम को शऊर दिया है, गो के आई कंडेम द वे ही एक्टेड विद दैट स्टूडेंट। वो जो कोई भी थी, वो जिस भी पार्टी से थी, सुहेल आफरीदी एज़ अ सीएम केपी, अगर आपसे आपकी बहन को शऊर मिल गया है सवाल करने का, हुआ ये कि एक तालिबा जो है उसने वो यूथ कन्वेंशन के अंदर सुहेल आफरीदी से सवाल किया कि हमारे सूबे में तरक्की क्यों नहीं आ रही? देयर कुड बी 1000 अदर वेज़ टू रिएक्ट रादर देन सेइंग कि आपका ताल्लुक किसी ऑपोज़िशन की पार्टी से होगा। आप ये भी कह सकते थे कि अगर आप तनकीद कर रही हैं, तो मेरी बहन मैंने आपको तनकीद करने का हक ज़रूर दिया। आप शऊर जो है वो रखती हैं, आपने ये बात कही, ठीक कही। उसके बाद का जो रिएक्शन था कि जी हमारे सूबे के अंदर तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि यही तरक्की हुई कि शऊर की तरक्की है। शऊर की बेदारी बड़ी ज़रूरी है। इंसान और जानवर में फ़र्क करने वाली ये वाहिद चीज़ है। गो के अगले दिन मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने, उनको बड़ी बुरी लगी ये बात, तो उन्होंने पता नहीं क्यों अपने ऊपर ले ली, हालाँकि मुल्क में बाकी भी 3 सूबे हैं। तो उन्होंने फरमाया कि जी जो शऊर है उससे पेट नहीं भरता। पेट तो जानवर भी भर लेते हैं। अब ये वाली डिबेट अगर चले तो बहुत आगे जाएगी, लेकिन बहरहाल अगेन आई विल से कि सुहेल आफरीदी ये भी कह सकते थे कि हमारा सूबा इस पूरे मुल्क के लिए बफर ज़ोन बना हुआ है। वो बफर ज़ोन इस तरह से बना हुआ है कि हमारे तमाम तर जो फाटा के अज़ला हैं और हमारे केपी के ख़ास तौर पर जनूबी अज़ला हैं, उनके अंदर हालात इतने गंभीर रहते हैं दहशतगर्दी की वजह से कि अगर किसी जगह पर आप डेवलपमेंट के नाम पर भी कुछ करने को निकले, तो पहले आप दहशतगर्दी से लड़ेंगे या फिर डेवलपमेंट की तरफ जाएँगे, और फिर कंटिन्यूअस चेंजिंग पॉलिसीज़ हैं, जिस वजह से सूबे के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ पाता है। राइट नाउ आप देख लें, वो अपनी मिसाल दे सकते थे कि वो कुछ करना चाहते हैं अपने सूबे की आवाम के लिए, और उनके पीछे जो है उनकी लेग पुलिंग इस हद तक कर रही है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या फेडरल गवर्नमेंट कि वो नहीं कर पा रहे जो उन्होंने करना है। तो दैट कुड बी एन आंसर, लेकिन जवाब ये दिया गया कि मैंने अपनी आवाम को शऊर दिया है और इसीलिए आप मुझसे, मेरी बहन आज यहाँ पर सवाल कर रही है और फिर उसके बाद ये कहना कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं हैं, दैट वाज़ काइंड ऑफ अब्सर्ड। तो बहरहाल उसके जवाब में जो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने कहा, दैट इज़ ब्रूटली अब्सर्ड अगेन। वो उसको भी जितना बुरा हम कह सके वो उतना ही था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा नहीं था। सुहेल आफरीदी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो सुहेल आफरीदी पर 9 मई के मुकदमे में पेशरफ्तें चल रही हैं। जनवरी के वस्त में भी एक खबर सामने आई थी कि पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने 9 मई के केसेस में जो वीडियो शवाहिद के तौर पर जमा करवाए थे प्रोसिक्यूशन की जानिब से, जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है उसको अदालत की जानिब से भेजे गए थे, वो जो सबूत हैं उनमें सुहेल आफरीदी और तैमूर सलीम झगड़ा और इरफान सलीम पीटीआई के, इन सब के जो चेहरे हैं वो वाज़े हो गए हैं, ये 9 मई को मौजूद थे। आपको पता है कि 26वीं तरमीम से पहले अदालत इन सारे मुकदमात के अंदर बरी कर चुकी है इन सब अफराद को। सुहेल आफरीदी 9 मई पे लाहौर में नहीं थे, 9 मई पे पेशावर में नहीं थे, वो 9 मई को इस्लामाबाद में थे। जो और वो किसी एहतजाज में नहीं थे, वो एक वजह से रास्ते में थे और इसी वजह से वो लाहौर जा नहीं सके थे और कहीं पहुँच भी नहीं सके थे। इसी तरह से जो तैमूर सलीम झगड़ा हैं, उनके जिस वीडियो पैगाम को कोट करके उनको जो है वो 9 मई रेडियो पाकिस्तान के हमले में नामज़द किया जा रहा है, तैमूर सलीम झगड़ा भी इस्लामाबाद में मौजूद थे। और जो एविडेंसेस अचानक से, हम फिर ये सवाल आता है कि जी अगर ये सब इस्लामाबाद में थे, तो वो एविडेंस किसने भेज दी? सुहेल आफरीदी ने अब से कुछ देर पहले आज पुलिस अकेडमी पेशावर में जो है वो गुफ्तगू की और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मेरी पुलिस जिसका काम जो है वो सूबे के अमन-ओ-अमान पर काम करना है, उसको इन चीज़ों में उलझाया जा रहा है कि वो मेरे खिलाफ 9 मई के सबूत इकट्ठे कर कर जो है वो जमा करवाए। और उसके अलावा सुहेल आफरीदी ने ये भी जो है वो इस बात का इज़हार किया कि जो 9 मई के मुकदमात हैं उनमें उनको फ़ारिग करने की कोशिश हो रही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल आफरीदी की नाअहली के लिए ये अच्छी कोशिश है और कोशिश ये की जा रही है कि बाकायदा तौर पर जो है वो अ सुहेल आफरीदी को फ़ारिग किया जाए। और आपको पता है अब पैटर्न चल पड़ा है। यानी अगर मैं आपको चंद मिसालें दूँ, तो सुहेल आफरीदी अगर वो कह दिया ना, उसने पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने एक वीडियो भेजी गई और कहा गया कि जी बताएँ फोरेंसिक क्या होता है? वो एक वीडियो भेजी गई, पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री उस वीडियो को थोड़ा जो है वो टेस्ट करके देखेगी, उसपे कुछ एडिट तो नहीं किया गया, सुहेल आफरीदी को किसी और ने तो नहीं डाल दिया, सुहेल आफरीदी खुद ही है और उन्होंने वो वेरीफ़ाई करके बता दिया। अब वो वीडियो किस तारीख की है, उस वीडियो की प्लेस जो जाए वक़ूआ है वो क्या है, इसको तो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने नहीं देखना, अदालत ने देखना है। और फिर तैमूर सलीम झगड़ा के केस में भी बिल्कुल सेम बात है। और फिर अब ये कह रहे हैं कि जी नादरा से भी वेरिफ़िकेशन होके आ गई है। एक वीडियो है, उसके अंदर सुहेल आफरीदी नज़र आ रहे हैं, वो मार्च 2023 की वीडियो है, उसको 9 मई 2023 की वीडियो बनाकर जब भेजा जाएगा,
तो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यही कंफर्म करेगी कि इस वीडियो के अंदर कोई एडिटिंग नहीं है, इस वीडियो के अंदर जो चेहरा है वो एक्चुअली मौजूद है, उसको एडिट करके नहीं डाला गया और इस वीडियो में नज़र आने वाला शख्स यही शख्स है जो इस वीडियो के अंदर दिखाया जा रहा है, यानी वीडियो पे कोई तराश-खराश नहीं की गई। जब नादरा के पास तस्दीकी अमल के लिए भेजा जाएगा तो नादरा ये नहीं कहेगा कि ये 27 मार्च 2023 की ज़मान पार्क की वीडियो है। नादरा ये कहेगा कि ये जो वीडियो के अंदर नज़र आने वाला शख्स है जी, ये सुहेल आफरीदी है। नादरा का रिकॉर्ड इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करता है कि इस शख्स का नाम सुहेल आफरीदी, वल्द उनके वालिद साहब का नाम और उनके सकना जिस जगह का वो उनका इलाका है वो मेंशन कर देगा। तो आप ये बताइए कि इस चीज़ का जायज़ा लेना तो अदालत का काम है ना, कि अब ये जो वीडियो हमें भेजी जा रही है या जो फोरेंसिक होकर आ रही है, अगर वो फोरेंसिक में दुरुस्त है तो वो है कब की? तो वो तारीख मेंशन नहीं हो रही है और बड़ा ओपन एंड शट मामला है। मैंने आपको पहले भी कई मर्तबा बताया, ऑन द रिकॉर्ड ये फैक्ट्स मौजूद हैं। सुहेल आफरीदी 9 मई के किसी केस में नामज़द नहीं थे बिफोर ही गेट नॉमिनेटेड एज़ अ सीएम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। तो सुहेल आफरीदी यानी वो वज़ीर आला नहीं बने थे तो वो पाक थे। वो वज़ीर आला बन गए तो अब वो 9 मई के केसेस के अंदर भी नामज़द होंगे, उनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगेंगे, उनके ऊपर 9 मई की ऑर्केस्ट्रेशन का इल्ज़ाम भी लगेगा। ही वाज़ जस्ट अ मेंबर ऑफ आईएसएफ दैट टाइम, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के एक सूबाई मेंबर थे वो, किसी ओहदे पर नहीं थे, पहली मर्तबा इंतखाबात लड़कर आए, आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अदरवाइज़ ये जो पूरा निज़ाम है इसने उनके ऊपर भी तैयारी करके रखी होती, उनकी कमज़ोरियाँ ढूँढ के रखी होती, उनको पहले किसी मामले में फँसा के रखा होता, लेकिन गलत हो गया। गलत ये हो गया कि सुहेल आफरीदी आउट ऑफ कोर्स आ गए और अब उनके जो मामला अदालत में ले जाया जा रहा है, इट्स द सेम पैटर्न जो ईमान मज़ारी के केस में चलाया गया। ट्वीट्स के मामले पे जज साहब ने कोई मंतक नहीं देखी, बस उनको जो ऑर्डर मिला उन्होंने वो किया। मतीउल्लाह जान साहब का केस बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सुहेल आफरीदी के केस से मुमासिलत रखता है कि मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर आइस का मुकदमा बनाया गया। अब पुलिस ये नहीं बता रही है कि आइस बरामद कैसे की और कहाँ से की, वीडियो तो दिखाएँ ना। पुलिस के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, इस्लामाबाद पुलिस के पास तो हैं। उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दिखाएँ कि आपने मतीउल्लाह जान के पास से वीडियो कहाँ से हासिल की। लेकिन अदालत बज़िद है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस बज़िद हैं कि जी प्रोसिक्यूशन फ़ौरी तौर पर इस केस को ख़त्म करे और नीचे जो है वो चालान पेश किया जाए जज ताहिर अब्बास सिप्रा की अदालत में। यानी अदालतों ने वो जो एक एक लॉजिक होती थी ना, एक कानून और आइन के मुताबिक, उसको बिल्कुल पसे-पुश डाल दिए ताकतवरों को सर्व करने के लिए और इसी वजह से जो सुहेल आफरीदी का केस है या मतीउल्लाह जान साहब का केस है, उसमें ये सवाल नहीं हो रहा कि ये शख्स वहाँ मौजूद था या नहीं। आइस बरामद हुई मतीउल्लाह जान से तो वो कैसे हुई, कहाँ हुई, वीडियो दिखाएँ। उनकी गाड़ी कहाँ थी कि ये हुई, उनकी गाड़ी तो वहाँ गई ही नहीं। लेकिन कहना है कि बरामद हुई, उसके बाद फोरेंसिक हो जाएगा कि जी ये आइस ही है तो कहेंगे कि मतीउल्लाह जान से ही बरामद हुई है। ऐसे तो इस मुल्क में अगर कोई शख्स जो है वो मियाँ चुन्नू में बैठा है तो इस्लामाबाद में बैठा कोई शख्स कहे कि जी ये तो फलां जगह मौजूद था, तो फोरेंसिक के अंदर उसकी कोई भी सोशल मीडिया से उठाकर वीडियो चलाकर भेज दे और फोरेंसिक में कहे कि इस वीडियो में नजर आने वाला शख्स यही है, तो आप उठाकर उसको सजा दे दें क्योंकि वीडियो में तो नजर आने वाला शख्स वही है। अब वीडियो कहाँ की है, अदालत क्या करे? यानी आप इमेजिन करें जॉली एलएलबी जैसी जो मूवीज थी ना, फनी मूवीज जो अदालतों पे बनती हैं, उनके अंदर भी इस तरह की कहानियां नहीं होती, उनके अंदर भी कोई लॉजिक जो होती है ना, उसको मलूज़े खातिर रख के जज को संजीदगी से अदालत को दिखाया जाता है। ये तो वो जो एक कोर्ट्स के बारे में मुझे याद है एक कॉमिक सीरीज़ आती थी कोर्ट्स के हवाले से, एक जज साहब बिठा दिए जाते हैं, पाकिस्तानी ही है। उसके अंदर जो मज़ाक उड़ता था, ये उससे भी बदतर होते जा रहे हैं। कैंगरू कोर्ट्स भी जो है ना, मुझे लगता है कि एक कोई लॉजिकल इस्तिलाह होगी, एक कंप्लीटली इलॉजिकल होते जा रहे हैं। और आखिर में मैं आपको ये बताऊँ कि बसंत का मामला है, लाहौर में 3 दिन के लिए बसंत मनाई जा रही है। त्योहार है, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अपनी वालिद की लेगेसी जो है, उसको दोहराना चाहती हैं। आज से 20-25 साल पहले बसंत के ऊपर पाबंदी लग गई थी, जब बसंत के मौके पर तकरीबन 70 से ज़्यादा लोग जो है वो डोर से गला कटने से और दीगर जो डोर के और बसंत के मामलात थे, उनमें 70 से ज़्यादा लोग जान से गए थे, तो बसंत पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब बसंत को रिवाइव किया गया है, सिर्फ लाहौर की हद तक किया गया है, कराची में भी करने की मुस्तफ़ा जो मुर्ज़ा वहाब जो है उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बसंत करने के लिए मतलब अभी तो राइट नाउ अब जो मौसम शुरू हो गया है, नंबर 1 ये बसंत का नहीं है, फ़रवरी मिड तक आ जाती थी बसंत, लेकिन चले रमज़ान है, समझ आता है, लॉजिक भी समझ आती है। फिर अभी तक जब तक बसंत अब शुरू हुई है तो एक शख्स जाँ बहक करंट लगने से जो बिजली के खंभे पे जो है वो उनकी गुड्डी फँस गई थी, उसको उतारने के लिए जो है वो करंट लगा, जाँ बहक हो गया। उसके अलावा गला कटने के, ज़ख्मी होने के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं और हमेशा ये बात होती है कि जब-जब बसंत का तज़किरा आता है, जितनी मर्ज़ी हिफाज़ती डोर्स तैयार कर ली जाए, जितनी मर्ज़ी वो मांजे-कांजे जो भी उनका वो लफ्ज़ होता है, वो तैयार कर लिए जाएँ, लेकिन वो जो उसपे एक शीशे की
आखिर में जो तय फिरती है ना कोर्ट पे डोर के ऊपर, वो हर सूरत ऐसी होती है कि इंसानी जान के लिए खतरा रहता है और फिर इंसान है, आपको पता है एहतियात तो होती नहीं है। तो अल्लाह खैर खैरियत से इस इवेंट को गुज़ारे, लेकिन कामरान मुर्तज़ा जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, जेयूआई के सेनेटर हैं, नामवर वकील हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले पार्लियामेंट में खिताब करते हुए तनकीद किया और कहा है कि इस तरह का जश्न मनाना और कराची में भी जश्न का ऐलान करना, बलूचिस्तान में इस पे बहुत बैड ऑप्टिक्स जा रहे हैं, क्योंकि हम सबने देखा कि लास्ट वीकेंड पे बलूचिस्तान में क्या हुआ, उसके हवाले से कोई खबर चलाने तक की इजाज़त नहीं थी। आप ये देखिए कि सिर्फ़ मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर डिस्कशन पे नसीम ज़हरा साहिबा का प्रोग्राम जो है, गो के वो बहुत ही जो है वो न्यूट्रली बात करती हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, कोई बहुत हार्ड किस्म के स्टैंड्स नहीं लेती हैं। तो जो नसीम ज़हरा का जो है वो प्रोग्राम है, वो सिर्फ़ बलूचिस्तान पर गुफ्तगू करने पर, चंद लोगों को बिठाकर उनसे सिर्फ़ एक एनालिसिस ले लेने पर, जो कि रिटायर्ड फ़ौजी अफ़सरानी थे, उनका प्रोग्राम बैन किया गया। तो अब बसंत मेरी नज़र में किसी फेस्टिवल को करना कोई बुराई नहीं है। लेकिन फेस्टिवल की टाइमिंग्स देखना, अपने मुल्क के हालात देखना और फिर उसके बाद फेस्टिवल ऐसा करना कि जो खूनी फेस्टिवल ना हो, फेस्टिवल ऐसा करना जो सेफ हो, तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल लाहौरी बड़े खुश हैं जी और वो बड़ा एन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के इवेंट्स नहीं होते, गो के लोगों को शौक है काइट फ्लाइंग का, वो करते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन जब आपका मुल्क जल रहा हो ना, तो फिर आपको अपनी सारी अवाम को एक साथ लेके चलना चाहिए था। हुकूमत पाकिस्तान किसी सतह पर ये इवेंट कराती, अच्छा लगता। और फिर बसंत का इवेंट कराना और उस पर पाबंदियाँ लगाना कि अगर कोई मिसहैप हो जाएगा तो उसको रिपोर्ट नहीं करना, उसकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक में ना जाए। इस किस्म की चीज़ों से ना हुकूमतों का खोखलापन वाज़ेह होता है। कभी भी उनकी जो जो उनकी जिसे हम कहते हैं ना कि अ कोई अगर जायज़ हुकूमत होगी, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, तो उसकी लेजिटिमेसी कभी ख़राब नहीं होगी, अगर वो इस तरह के टैक्टिक्स ना करे। लेकिन हुकूमत पंजाब आपको पता है किसी और ही नहज पे चल रही है और उन्होंने हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखी हुई है, जो-जो दिल चाहता है वो करते हैं। और ये भी जो आज इवेंट हो रहा है, इससे मुतालिक मुझे बार-बार वो बात याद आती है कि आप अपनी आवाम को एक बहुत पुरानी कहावत है कि आप अपनी आवाम को खाना यानी रोटी और सर्कस दे दो, यानी उनके एंटरटेनमेंट का सामान कर दो और फिर बेगम हो जाओ, वो आपसे सवाल नहीं करेंगे। तो मौजूदा सूरत-ए-हाल में ये बात इतनी दुरुस्त लगती है, आप इंटरनेशनल डायनामिक्स देखें, आप हमारे मुल्क के 2 सूबे देखें, आप उनके हालात देखें और फिर शौक देखिए, इस वक़्त जो सरकार है उनका। तो आप खुद फैसला कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका इस बारे में क्या तासुर, क्या राय है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मुझे इजाज़त दीजिए। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुल्क के लिए दुआ करना ना भूलिएगा। इस मुल्क के साथ जो मुख़लिस है वो रहे, जो नहीं है अल्लाह पाक उससे इस मुल्क की आवाम की जान छुड़वाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।